नमस्कार, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। यूपीएससी की मेंस की परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं। छात्रों की डिमांड पर हम एक विशेष वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो या तो पहली बार मेंस की परीक्षा में बैठ रहे हैं या उनके मन में परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं। क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, और सबसे बड़ा सवाल टाइम मैनेजमेंट को लेकर रहा है कि कम समय में अधिक बेहतर उत्तर कैसे लिखें। तो ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे आप परीक्षा के दौरान बाधाओं को पार कर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस परीक्षा में यानी यूपीएससी मेंस की परीक्षा में कितने पेपर्स होते हैं। इस परीक्षा में निम्नलिखित 9 प्रश्न पत्र शामिल होते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न पत्र निबंध का होता है जो 250 अंक का होता है। प्रश्न पत्र दूसरा जो इंग्लिश या अंग्रेजी का होता है, यह कुल 300 अंकों का होता है। पेपर थर्ड भारतीय भाषा इंडियन लैंग्वेज का होता है और यह भी 300 अंक का होता है। ये दोनों ही पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इन पेपर्स में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। नेक्स्ट पेपर 4 है हमारा जनरल स्टडी जीएस पेपर 1 और इसके कुल मार्क्स होते हैं 250। पेपर 5, 6 और 7 यानी 4, 5, 6, 7 ये चारों ही जीएस के पेपर होते हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, और ये चारों ही 250 अंक के होते हैं। बात करेंगे हम वैकल्पिक विषयों की, तो पेपर 8 और पेपर 9 जो होते हैं वो हमारे वैकल्पिक विषय के पेपर होते हैं। यानी जो भी आपने वैकल्पिक विषय अपना चुना है उसके बारे में पेपर 1 250 का होता है और पेपर 2 यह भी 250 का होता है। तो इस तरह वैकल्पिक विषयों के कुल 500 अंक हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। एक अच्छा जवाब देने के लिए सभी तथ्यों और सूचनाओं को जानना पर्याप्त नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखी जानी चाहिए कि यदि एक अच्छा उत्तर लिखना है तो उसमें एक स्पष्ट और एक तार्किक रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क होना चाहिए। साथ ही हम स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करें, लेकिन उस जानकारी में ऐसी कोई भी अप्रासंगिक या सूचनाओं का ढेर उसको दिलचस्प बनाने के लिए या ध्यान खींचने के लिए ना शामिल करें। तो हम बात करेंगे अच्छा उत्तर जानने के लिए ये 3 टिप्स की कि विचारों और तथ्यों को सबसे पहले सूचीबद्ध करें। दूसरा, प्रभावशाली और सुंदर लेखन शैली हो। यदि आपकी सुंदर लेखन शैली होगी तो इससे एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उस पर एक पॉजिटिव असर होगा, तो इसके भी मार्क्स बढ़ते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। तीसरा है स्पष्ट और सरल भाषा, या ज़बरदस्ती ऐसी कोई पारिभाषिक शब्दावली या ऐसी किसी भी क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल ना करें, यानी अपनी भाषा को सरल और सहज रखें। आइए अब आपको बताते हैं कि किसी भी प्रश्न में आने वाले उन शब्दों के बारे में जिसकी जानकारी होना आवश्यक है। सवाल का जवाब देने के दौरान इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा हॉल में जल्दबाजी के कारण छात्र प्रश्न को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते। सवाल पूछा कुछ और जा रहा है और जवाब किसी और तरीके से दिया जाता है, जिस कारण कम मार्क्स मिलते हैं। तो मेंस की परीक्षा के दौरान इस तरह की गलतियों से बचने के लिए हम आपको आईएएस मुख्य परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले शब्दों और उनके अर्थों के बारे में बताएंगे कि यदि किसी प्रश्न के लास्ट में इस तरह के शब्द आएँ तो आप उस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। सवाल का जवाब देने के दौरान आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें और समझें। हमने कुछ शब्दों की सूची बनाई है, साथ ही उनका विश्लेषण भी तैयार किया है। जैसे यदि किसी प्रश्न के अंत में आलोचनात्मक विश्लेषण लिखा हो तब आप उसका जवाब कैसे देंगे। आलोचनात्मक विश्लेषण यानी क्रिटिकली एनालिसिस। दूसरा शब्द है विश्लेषण करें यानी एनालाइज। तीसरा है गंभीर विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज। चौथा है विशेषताएं। पांचवा है स्पष्ट करें क्लैरिफाई। छठा है टिप्पणी या कमेंट। नेक्स्ट है आलोचनात्मक टिप्पणी करें क्रिटिकली कमेंट। नेक्स्ट है तुलना या कंपेयर कंपैरिजन। नेक्स्ट है गौर कीजिए कंसीडर। विपरीत या भेद कंट्रास्ट। परिभाषित करें डिफाइन करें। और चर्चा करें या डिस्कस। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यदि ये वर्ड्स आते हैं तो आप उसके अंतर्गत क्या लिखेंगे। सवाल का जवाब देने के दौरान इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें और समझें। तो जैसे हम पहले शब्द की बात करें आलोचनात्मक विश्लेषण यानी क्रिटिकली एनालिसिस, यह एक महत्वपूर्ण शब्द है और यूपीएससी का पसंदीदा भी। यह यूपीएससी का फेवरेट वर्ड है। यदि आप 10 क्वेश्चन देखेंगे
तो हो सकता है उसमें से आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएं कि एक कथन लिखा है या कोई एक बात लिखी है किसी विषय के बारे में और उसके आगे लिखा रहे आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे, हम ये जानेंगे कि जब भी क्रिटिकली कमेंट या क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालिसिस पूछ रहा है तो बस याद रखें कि आपको पक्ष और विपक्ष दोनों को लिखना है, यानी आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे और एक निष्पक्ष निर्णय देंगे। आलोचनात्मक का अर्थ उस तरीके से होता है जिसमें किसी निर्णय के लिए किसी विषय के उद्देश्य, विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होता है। और गंभीर रूप से आलोचनात्मक विश्लेषण की बात की जाए तब भी आपको बस इतना ही करना है कि आप किसी विषय के अच्छे और बुरे पर गौर करें और एक निष्कर्ष लिख दें। आइए अब हम इस चीज़ को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि आपसे लिंग अनुपात के बारे में कुछ पूछा गया है तो आप उसे मूल्यांकन उसका कैसे करेंगे। जैसे लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है, तो आप इसे परिभाषित करते हैं। फिर आप देशों और क्षेत्रों के बीच भिन्नता को बताएंगे और साथ ही इसके कुछ कारणों पर भी चर्चा आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप मूल्यांकन करेंगे। आगे हम चर्चा करें। नेक्स्ट वर्ड है विश्लेषण कीजिए। जब आपको विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है तो आपको विषय की संरचना, प्रकृति, भागों में अलग करके उसको जांच करना होगा, यानी उस विषय की संरचना क्या है। जैसे नीति आयोग यदि पूछा है तो फिर उसकी संरचना क्या है आप ये बताएंगे। उसकी प्रकृति, देखो प्रकृति, नेचर या उद्देश्य एक ही बात होती है लगभग। उसके भाग क्या होते हैं, उसके आप भागों में उसे डिवाइड करेंगे और उसे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करेंगे। यह मूल्यांकन या परीक्षा के समान होता है और यहाँ आपको अपनी राय भी देनी होती है। एक बार जब आप अपनी राय देते हैं तो इसका मतलब है कि आप विस्तृत विवरण के अलावा भी अपने ज्ञान के अनुसार घटना की व्याख्या कर रहे हैं। इस मुद्दे को उसके घटक भागों में आप तोड़ेंगे। ये लाइन पहले भी यहाँ लिखी हुई है। प्रत्येक पक्ष में उसके सकारात्मक और साथ ही नकारात्मक तर्कों और उदाहरणों का उपयोग करते हुए देखें और आवश्यक और नियंत्रित सुझाव दें और किसी भी विषय पर विस्तार से विचार करें। तो ये विश्लेषण हुआ। आगे हम देखेंगे, यदि आगे लिखा रहता है क्रिटिकली या गंभीर विश्लेषण, तब भी सेम वही पैटर्न रहेगा जो विश्लेषण में था। गंभीर विश्लेषण करने की बात आती है तो आपको प्रत्येक घटक या भाग की प्रकृति और उसके बीच के अंतर संबंध का विश्लेषण करने के बाद एक निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आगे हम जानेंगे विशेषता। तो विशेषता में क्या है, विशिष्ट प्रकृति या उसकी विशेषताओं का वर्णन करना होता है हमें। और यदि पूछा गया है स्पष्ट करें, कोई कथन लिखा होता है और आगे लिखा है स्पष्ट करें या क्लैरिफाई, तो स्पष्ट करने का मतलब ही होता है कि आप उस चीज़ को कैसे सरल बना के सामने वाले को प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में कुछ स्पष्ट करें और जहां उपयुक्त हो इसे सरल बना दें। आगे है उदाहरण के लिए, सरल शब्दों में एक जटिल प्रक्रिया या सिद्धांत या दो पक्षों के बीच संबंध को समझा जा सकता है। तो आप सरल कैसे करें कि यदि आपको कोई वर्ड या टर्मिनोलॉजी दी है या कोई विषय दिया है तो आप उसे किस तरह से अपने सरल शब्दों में समझा सकते हैं, या कोई प्रक्रिया है तो कैसे उसके अंतर संबंधों को बताएंगे। तो स्पष्ट करें मतलब क्लैरिफाई का अर्थ यही हुआ कि आप उसे सरलतम से सरलतम सहज भाषा में बता सकें। आगे हम जानेंगे टिप्पणी या कमेंट। टिप्पणी आमतौर पर जैसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व इनके बारे में होती है, जैसे महात्मा गांधी का ही कोट आ गया या फिर विवेकानंद का कोई कोट आ गया, तो आप कोट आया और आगे लिखा कि टिप्पणी कीजिए या प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो जनरल सेंस में क्या होता है कि आप जो जानते हैं उस चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में आपको जो ज्ञान है आपको वही बताना होता है। तो आमतौर पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व द्वारा दिए गए बयान या वक्तव्य या कोई प्रसिद्ध पुस्तक से ली गई टिप्पणी है। जब आपसे टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है तो आपको मुख्य बिंदुओं को चुनना होगा और अपने विस्तृत पढ़ने से उपजे साक्ष्यों या तर्कों के आधार पर अपनी राय देनी होती है। यानी टिप्पणी पूछा जाए तो आप उसमें साक्ष्य या उदाहरणों को शामिल करते हुए अपनी बात को लिख सकते हैं। आगे है, आपकी राय इसके खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन आपको अपने तर्कों से उदाहरणों के साथ इसे रखना होगा। आपको अपनी राय को सही ठहराने के लिए विभिन्न विषयों पर आपके पक्ष को मजबूत करने का मौका मिलता है। यदि हम एक उदाहरण से इसे समझें तो जब भी आपकी राय पूछी जाए तो यह आशावाद से भरी होनी चाहिए। जैसे भारत में बढ़ती अर्थव्यवस्था, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य सुविधा में
सुधार के साथ हम बेहतर लिंगानुपात सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे यही मैं आपसे एक बात कहूँ कि यदि लिंगानुपात के बारे में आपको परिभाषा करने के लिए आती है कि आप इसे परिभाषित कीजिए, तो आप उसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित करता है। वहीं यदि आपसे टिप्पणी पूछी जाए तो आप टिप्पणी में लिखेंगे कि जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है वह लैंगिक समानता और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ हम बेहतर लिंगानुपात को सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब आपने एक आशावाद भरा रवैया दिया। तो इस तरह टिप्पणी में जब भी आपसे पूछा जाए आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर विषय के बारे में लिखेंगे। आगे आलोचनात्मक टिप्पणी। आलोचनात्मक टिप्पणी में भी मुख्य बिंदुओं पर राय रखनी होती है, लेकिन अंत में आपको एक निर्णय भी देना होता है। अब हम बात करें तुलना की। तो देखो, तुलना क्या है कि दो या दो से अधिक परिघटनाओं या विषयों के बीच समानता और उनके अंतर को बताते हुए यह बताना है कि क्या कोई साझा समानता या अंतर जो दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको कंपैरिजन करना होता है इसमें। तुलना और विरोध अक्सर एक निबंध प्रश्न पत्र में एक साथ दिखाई देते हैं। देखो, निबंध में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा वर्ड्स होते हैं लिखने के लिए और आप निबंध को 360 डिग्री में लिख सकते हैं, यानी आप उससे कोई भी डायमेंशन कवर कर सकते हैं। चाहे किसी विषय को लेकर कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, किसी विषय को लेकर कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपको लिखना हो, तो निबंध में ज़्यादा स्कोप होता है लिखने का, अपने विचार रखने का। तो उसमें आप तुलना भी कर सकते हैं किसी विषय को लेकर, विरोध में भी पक्ष लिख सकते हैं और अंत में एक आशावाद भरा रवैया से निबंध को खत्म भी किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य शब्दों की, जिसमें है गौर कीजिए या कंसीडर। जो आप सोचते हैं उसे कहिए और किसी चीज़ के बारे में गौर कीजिए। बाहरी स्रोतों या अपने स्वयं के अनुभव से उपयुक्त साक्ष्यों का उपयोग करते हुए अपनी टिप्पणियों का बैकअप लें। किसी भी विचार को शामिल करें जो आपके खुद के विपरीत हो या आपने मूल रूप से सोचा था कि उससे कैसे संबंधित है। मतलब यदि कोई विचार या कोई विषय दिया है तो उसमें आप गौर कैसे करेंगे कि आप किसी बाहरी स्रोतों मतलब जानकारियों के आधार पर या अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उस विषय के बारे में कुछ टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चर्चा करें। जैसे हम बात करें चर्चा करें की, तो मैं अभी उदाहरण आपको लिंगानुपात का ही दे देती हूँ कि लिंगानुपात संतुलित करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे हमें लिंग निर्धारण को रोकना चाहिए, लिंग निर्धारण या लिंग पहचान को। तो यदि उसी पर टिप्पणी करना आती है तो आप उसके अंतर्गत क्या शामिल करेंगे। जैसे अनिवार्य रूप से यह एक लिखित बहस है जहां आप तर्क पर अपने कौशल का उपयोग कर रहे हैं। किसी तर्क के विरुद्ध मामला बनाने या दिए गए संदर्भ के फायदे और नुकसान के बारे में ध्यान से चयनित उदाहरण के आधार पर आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप चर्चा करें यदि लिंग अनुपात पर, तो आप इसमें उदाहरण शामिल कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यदि किसी राज्य में, मान लेते हैं हरियाणा में यदि लिंग अनुपात कम है या अब बढ़ गया है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो आप इसमें सीधा सा चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विपरीत या कंट्रास्ट की। तुलना करने के लिए समान, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो तुलना करने के लिए हम समान चीज़ों को या समान बिंदुओं को ढूंढते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक परिघटनाओं के बीच जब असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करें या उन्हें अलग करना हो तब हमें विपरीत या कंट्रास्ट लिख रहे होते हैं। मतलब इसमें हम भेद को दर्शाएंगे कि उन दो विषयों में क्या भेद या कंट्रास्ट है। आगे किसी भी मतभेद को इंगित करें जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कंट्रास्ट का अर्थ होता है भिन्नताओं को ना लिखना। यदि आप तुलना और कंट्रास्ट से पूछा जाए तो आप समानताएं और अंतर भी लिख सकते हैं। आगे है प्रदर्शित करें। यदि किसी कथन के आगे लिखा रहता है प्रदर्शित करें, तो आप कैसे प्रदर्शन करेंगे कि किसी उदाहरण के साथ आप अपनी उस बात को प्रूव कर दें, तो वह प्रदर्शन करना हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परिभाषित करें या डिफाइन। इसका सीधा सा मतलब है परिभाषा लिखना। थोड़ी सी स्मृति यहाँ मदद करती है क्योंकि आपको शब्दशः पुनः पेश करने की कोशिश करनी चाहिए और कम से कम उन सभी संभावित खोज शब्दों और वाक्यांशों को शामिल करना चाहिए जिसे आप जानते हैं या उस विशेष परिभाषा के आवश्यक भाग हैं। जैसे यही लिंगानुपात पूछा है तो आप इसमें डेफिनेशन देंगे कि लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को दर्शाता है, यह लिंगानुपात है। तो यह परिभाषा हो गई। आगे सटीक शब्दों में किसी वस्तु का अर्थ देना या किसी विषय का अर्थ देना परिभाषित करना कहलाएगा। और नेक्स्ट है कि किसी भी समस्या को ध्यान में रखते हुए परिभाषा और विभिन्न व्याख्याओं के साथ लाएं जो मौजूद हो सकती हैं। आज की वीडियो में हमने बात की
कि आप विभिन्न शब्दों को कैसे समझें और यदि कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है तो उसमें आंसर कैसे दें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छा उत्तर लिखने के लिए और कौन कौन से ऐसे कदम हैं जिससे आप रूपरेखा सही तैयार करके एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपकी समझ को बेहतर करने में सहायक सिद्ध होगा। हम भविष्य में भी इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।